हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आप हमारे देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, आधुनिक इतिहास। आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो वीडियो है किस चीज़ का है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो ये घटना चक्र का जो भारतीय इतिहास है, घटना चक्र का भारतीय इतिहास है, उसमें कौन कौन सा है। एक है प्राचीन इतिहास और दूसरा है मध्यकालीन और जो तीसरा कौन सा है, आधुनिक इतिहास। तो आज हम जो पार्ट लेकर आए हैं वो तीसरा है, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट्स हम लेकर आए हैं। सबसे पहले कि जो महत्वपूर्ण है हम उसको पहले कवर किया जाए, क्योंकि एग्जाम में आधुनिक इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें राष्ट्रीय जो है आंदोलन वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सबसे पहले जो इतिहास का उसको कवर करेंगे। मध्यकालीन प्राचीन इतिहास इसके बाद हम लोग कवर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग आधुनिक इतिहास करेंगे। तो ये घटना चक्र कौन सा है, पूर्वावलोकन का एडिशन है। तो आइए हम देखते हैं कि आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे भाग 1 में कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है टॉपिक, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम ये टॉपिक देखेंगे घटना चक्र में। आप देखे होंगे ये हमारा भाग 1 है। तो कौन कौन सा टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब देखेंगे। जो हमारा टॉपिक है घटना चक्र में, एकदम वही सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय राज्य, पंजाब एवं मैसूर, गवर्नर जनरल या वायसराय, इनको हम देखेंगे। फिर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पे जो क्वेश्चन आधारित है हम उनको देखेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक है, ये भाग 1 में हम इतने टॉपिक को कवर करेंगे। हम अगले भाग में दूसरे टॉपिक जो उसके आगे का है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये हमारा कौन सा पहला है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो भारत में जब यूरोपीय आए थे उन पे आधारित ये प्रश्न है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में हुआ या बिहार पीसीएस में हुआ या उत्तराखंड में हुआ, वहाँ से ये सब मिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं। जब पहला क्वेश्चन क्या है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। इसका आंसर है 1498 एडी में आया था। और इसमें कुछ फैक्ट हैं उसको देख ले। मध्य काल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज जो थे, कौन थे, प्रथम पुर्तगीज जो था वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पे 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियों स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर भारत आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। इसके से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन नीला जल योजना जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो कौन है, द अल्मीडा। अभी हमने आपको इसके पहले जो फैक्ट में चर्चा किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था, तो द अल्मीडा लेकर आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो कौन था, पुर्तगाली थे। आगे देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 में आया था। आगे देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो अल्मीडा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो कौन किया था, जमोरिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है,
जो है ये क्या है, मैचिंग द वर्ड करना है। सूची 1 और सूची द्वितीय में सुमेलित जो भी है उसको हम लोग मैच करके लिखेंगे। तो जो इसमें क्या है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का था, देखिए ये समुद्री यात्री है और ये देश है। तो वास्को डिगामा कहाँ का था, पुर्तगाली का था। और जो क्रिस्टो कोलंबस था वो कहाँ का था, तो वो था स्पेन का था, ठीक है। और जो कैप्टन कुक है तो वो कहाँ का है, वो है ग्रेट ब्रिटेन का है। और तस्मान कहाँ का है, तस्मान है हॉलैंड का है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी 2, 1, 4, 3। ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें जो भी घटनाचक्र में क्वेश्चन है एकदम उसी तरीके से ये है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ फैक्ट है उसको देख लें। पुर्तगाली जो यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की और हॉलैंड के तस्मान ने, वान डीमस लैंड ने जो वर्तमान में तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो यात्री हैं, अलग अलग देश की खोज की थी। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कौन था, अल्बुकर्क था। अगला इसमें कुछ फैक्ट है देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुकर्क। इसका जो कब आया था, 1509 में, 1509 से 1515 ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने व उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, ठीक है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यानी ये सही है, सही नहीं है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, तो ये क्या है, ऑप्शन सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में कारखाना लगाया पहला। डुप्ले ने के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1786 में मद्रास पर कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कहाँ पे किया था, कोच्चि में। इसमें जो फैक्ट है देख लेते हैं। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, यानी भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी है, का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था। जिस समय ये निर्माण हुआ था तो उस समय वह गवर्नर नहीं था, के द्वारा 1503 में कोच्चि में कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, तो कौन किया था, पुर्तगाली ने किया था। इसमें कुछ फैक्ट है उसको देख ले। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। आइए हम आगे को देखते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन है,
तो वह हुगली पे जो है बंगाल की फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी हुगली में। इसमें कुछ फैक्ट उसको देख लें। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सैन थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियां की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं शताब्दी में सतगांव का पतन हो गया, उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसूरा में डचों ने कुस्त्राबुस किले का निर्माण कराया था। श्री रामपुर डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। तो डेनिसों का प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? श्री रामपुर में था। आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? पांडिचेरी, जो कि वर्तमान में पुडुचेरी बोला जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने भी कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, यानी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। इसमें कुछ फैक्ट उसको देख ले। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहां अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया। फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो कौन करता था? पुर्तगाली करते थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये बिहार में इस साल 2019 जो है उसी में आया हुआ था। अब हम देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कौन संस्थापक था? जॉब चारनॉक। इसमें कुछ फैक्ट है, उसको देख लें। कासिम बाजार की फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सूतनौती मतलब कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चारनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता यानी कालिकाता जॉब चारनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 द फाउंडेशन डे भी माना जा सकता है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है कलकत्ता किसने बसाया? तो किसने बसाया था? जॉब चारनॉक ने। ये क्वेश्चन के पूछने का तरीका बस अलग है, लेकिन आंसर सबका वही है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी के किन लोगों ने आरंभ की? तो किसने की थी? डच ने की थी। भारत के साथ
व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम है, इसको याद रखने की उतना जरूरत नहीं है। थी इसके बाद 1602 ईस्वी में डच जो हॉलैंड के थे संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही उत्तर होगा, यानी यहाँ पे अगर ब्रिटेन रहता तो ब्रिटेन आंसर करते, लेकिन यहाँ ब्रिटेन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे डच ऑप्शन सेलेक्ट किए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि भी कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। क्या राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। इसका ऑप्शन क्या है? उपयुक्त तीनों, यानी सभी जो स्टेटमेंट है सही है। अब देखते हैं इसमें कुछ फैक्ट है। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञात है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट थे, मैंने बता दिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। इसमें कुछ फैक्ट है उसको देख लें। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलाकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी समानतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसी फैक्ट से रिलेटेड जो रहेगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो कौन बादशाह था? अकबर थे। आगे को देखते हैं हम लोग। इसमें फैक्ट जो है, सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के
साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था, जो 1556 से 1605 तक था। आगे देखते हैं हम लोग, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किसने किया? जहांगीर ने शासनकाल में किया था। इसमें कुछ फैक्ट है। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम नाम से भी जाना जाता है में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। आगे देखते हैं, आगे कौन सा है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहाँ पे की थी? सूरत में की थी। इसमें जो फैक्ट है उसको देख लें। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल न हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वावलंबी पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बादशाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तब उपरांत अंग्रेजों ने सूरत 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। इसमें देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो सूरत में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो कहां पे? थॉमस वेस्ट ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सर्वप्रथम कौन किया? अंग्रेजों ने किया था। इसमें कुछ फैक्ट है उसको देख ले। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, किंतु डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो कहाँ पे मिली थी अनुमति? सूरत में मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? कहाँ पे थी? सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे
उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर लगभग 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? इसको किया गया था सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। इसमें कुछ फैक्ट है, बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1786 से 1748 2 साल चले थे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो यानी क्या तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? किसके बाद? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सूची है, इसमें सुमेलित करना है, तो कौन सा सूची प्रथम है, सूची द्वितीय है? तो इसमें देखते हैं सबसे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके भी हुआ था? देखिए ये रहा ए का चौथा, ठीक है, फिर बी का द्वितीय। तृतीय कर्नाटक युद्ध कौन है? पेरिस की संधि से ये अंत हुआ था। और जो सी है द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या है? अनिर्णायक युद्ध रहा ये। और जो डी है प्रथम मैसूर युद्ध, ये क्या था? ये था ब्रिटिश की हार। तो इसका ऑप्शन क्या है? 4, 1, 3, 2, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही सुमेलन देखिए इस प्रकार है, प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या था? एक्स-ला चैपल की संधि से अंत हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या होता? पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या था? अनिर्णायक युद्ध था, मतलब कोई युद्ध का निर्णय नहीं निकला था। प्रथम मैसूर युद्ध क्या था? ब्रिटिश की हार थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, यानी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध क्या है? 1750 से ये गलत है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए कुछ ऑप्शन है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 हमने आपको बता दिया, ये सारे ऑप्शन है कि उल्लेखनीय है। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो लड़े गए थे युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? किसने की थे? तो डुप्ले ने की थी। इसमें क्या है कुछ फैक्ट, डुप्ले ने पहली बार हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत की जीतने के लिए अंग्रेजों की मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मालसेन ने लिखा है, उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके
जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग किए और उससे अत्यधिक लाभ उठाया था। यानी डुप्ले ने जो कंसेप्ट अपनाया उससे अधिक अंग्रेजों ने उठाया था लाभ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां पर लगाया था? कहां पर लगाया था? सूरत में लगाया था। लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देती थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी, कब हुई थी? लुई 14वें के शासन काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? काल्वर्ट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? कौन सा किया था? चिनसूरा भी किया था और हुगली भी किया था, यानी इसका ऑप्शन दोनों सही है। इसमें जो फैक्ट है उसको देख लें। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। फिर 1656 ईस्वी में बाद हुगली के ही एक गांव में चिनसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिनसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, वारंगल, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां थी, इसको ध्यान रखिएगा, चिनसूरा और हुगली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्रियां पटना में स्थापित की? देखिए पटना में क्यों स्पेशली पूछा गया, क्योंकि बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, इसलिए पटना पे उन्होंने मतलब बिहार स्टेट का ज्यादा फोकस है। कब की थी? 1632 में की थी। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में देखा जाए से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो है शक्तिशाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या फैक्ट पहले हम लोग देख लें। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर सेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना हास्य हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेज के पास एक शक्तिशाली सेना थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारत व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। देखिए, अंग्रेज किए, फिर डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आते हैं। इनमें जो कूटनीति है, मतलब इनका जो एंट्री करने का है, कौन से पहले आए? तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए, फिर दूसरा कौन है? डच आए, फिर कौन आया? अंग्रेज आए, फिर कौन आया? फ्रांसीसी आया। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फिर फ्रांसीसी आया। इस ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं, मैचिंग द वर्ड है इसमें। तो हम आइए देखते हैं, पांडिचेरी। पांडिचेरी कहाँ पे? फ्रेंच ने, देखिए ये है फ्रेंच। और जो गोवा है, गोवा क्या है? पुर्तगाली है, वह पुर्तगीज है। और ट्रान केबार कौन है? ट्रान केबार जो है डेनिश, जो डेन बोलते हैं। और सद्रास क्या है? डच है। तो इसका ऑप्शन क्या है? 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ये क्वेश्चन देखिए यूपीआरओ एआरओ में आया हुआ है 2016 में। इसका जो सही सुमेलन है देखिए इस तरीके से, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रानकेबार डेनिश, सद्रास डच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वत्र सोरा और अफीम प्राप्त होता था। कहां से होता था? बिहार से होता था। देखिए बिहार का ही क्वेश्चन है ये। इसमें जो है यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था, इसके फैक्ट हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? बिहार प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी आए थे। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। तो सबसे अंत में कौन आए? तो कौन है? फ्रांसीसी आए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो कहाँ पे किए? देखिए नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरोच, आगरा, कोच्चिन, अहमदाबाद यानी पटना, यानी जो ये सभी जगह है वहां पे ये सभी जगह पे अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किए थे। और देखिए भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन सा था? नागपट्टनम था, अहमदाबाद था, चिनसुरा था, मछलीपट्टनम था, सूरत था, भरोच था। ये सब जो है प्रमुख केंद्र, व्यापारिक केंद्र थे डचों के। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। पहला क्या है? मृदा के स्वरूप, उपज की गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ठीक। दूसरा क्या है? युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयोग में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? मतलब अंग्रेज द्वारा जो भारत की नीति में थी क्या चीज थी? तो इसमें से क्या था? इसमें से अंग्रेजों ने इन्हें कुछ नहीं दिया था। इसमें जो फैक्ट है देख लेते हैं, मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत की देन में कोई भी योगदान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां से सब कुछ ही असंगत है।
तो किसने कहा था? जीबी मैकले ने कहा था। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत हो। आगे देखते हैं, हमारा जो है अगला चैप्टर है कौन सा है? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। पहला चैप्टर खत्म हो गया, जितने भी क्वेश्चन थे घटना चक्र वो खत्म हो गए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? देखिए, बंगाल द्वारा हमारा चैप्टर कौन सा है? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में था। यहाँ पे बंगाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उससे आएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो कौन था? मुर्शिद कुली खान थे। इसमें कुछ फैक्ट है। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार जो उसमें कहते थे नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। अंततः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? मुर्शिद कुली खान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था। इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757, डेट याद रखिएगा, सीधा सीधा पूछता है एग्जाम में कि प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में हुआ। कब हुआ था? 23 जून 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायक में भी थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रण के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों से छोड़ युद्ध क्षेत्र में चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 में जो होता है वो होता है, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित की। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो कौन सा है? प्लासी का युद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था।
सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? कौन सी जगह पे? तो कहां पे हुआ था? प्लासी में हुआ था। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। ये सब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था, लेकिन विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध मैदान कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी, जो वर्तमान में प्लासी के नाम से जाना जाता है, का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल के राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो कौन किया था? मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाया था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, कौन सा था? तो वह है बक्सर का युद्ध था। इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को के युद्ध परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टेयर मुनरो के साथ में ही थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय मार्ग खुल गए। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व को जन्म मानना अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के प्रभुत्व बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे, अब देख लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? तो कौन सा था? बक्सर की लड़ाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो कौन सा समझा जाता है? बक्सर का युद्ध से समझा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था दिल्ली का शासक? शाह आलम द्वितीय था। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था? मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह था कौन था? शाह आलम द्वितीय था। इसमें कुछ फैक्ट है। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 के अनुसार हुआ था, 1765 में हुआ था, शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल
बिहार उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय और उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। ये फैक्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो दीवानी मिला था उसके फैक्ट से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? किसने की थी? मुगल सम्राट ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो किसके द्वारा दिए गए? लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में दिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कौन किए? कब किए? 12 अगस्त 1765 में की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इतने डीप में जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त को फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी गई, जिसके बदले कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपए दे निजामत के लिए व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। ये पिछला जो है वही रिपीटेड है। एक सेकेंड। तो ये जो पीछे था हमने इसको पढ़ा है तो वही चीज है। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहते थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। तो इन्होंने इनकी क्षमता नहीं थी कि ये डायरेक्ट कर ले सके, तो इसलिए इन्होंने भारतीय को ही संचालन के लिए चुना। आइए हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? कौन से? खासी। कहाँ पे है? मेघालय में जो स्थित है। तो जनजाति खासी नाम पे ही है जनजाति। इसमें कुछ फैक्ट है। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। तो यहाँ भी देखिए अपना व्यापार करने के पर्पज से ही खासी जनजाति के संपर्क में आते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। इसमें कुछ फैक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। अंबर युद्ध देखते हैं। कब हुआ था? अगस्त में हुआ था 1749 में। मुजफ्फर जंग चंदा साहब फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लोर के समीप अंबर या अंबुर उसमें नामक स्थान पर कर्नाटक
के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी गई। मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिलों भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुक्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। अब अगला देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ध्यान से देखिए आप, सारे युद्ध देखिए, यही युद्ध में केवल डिफरेंस है, बाकी सब युद्ध देखिए 3 साल 4 साल में डिफरेंस है, यानी सारे युद्ध जो है 1749 से 1764 के बीच में हुए थे। याद रखने का आसान तरीका है कि 1750 से आप याद रखिए, सारे 4 साल 3 साल के डिफरेंस में युद्ध हुए थे। तो अगला देखते हैं, प्लासी की युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट भी दी। वांडीवास युद्ध जनवरी 1760 में हुआ था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने की थी। लाली के नाम से ज्यादा ये फेमस है, ने की थी। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? अक्टूबर 1764 में हुआ था। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णय पर मोहर लगा दी। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर होगा। इसका विकल्प कैसा बी आंसर होगा? तो ये फैक्ट है, अब इस पे देख लीजिए कैसा है, ऑप्शन बी। तो आइए हम चलते हैं आगे, देखते हैं ये जो फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो कौन था? काउंट लाली था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था, तो ब्रिटिश ने डच को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सही सुमेलित है? तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध, इसमें जो फैक्ट है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। जबकि वांडीवास का युद्ध जो है 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध जो हुआ था 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ। निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, जिसमें निजाम की हार हुई। अतः स्पष्ट है कि बी की युग सही उत्तर है। तो कौन सा बी है? इसका आंसर जो है वांडीवास का युद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो किसने किया था? मराठाओं ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। तो इसमें फैक्ट देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठाओं ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, मतलब यहाँ पे हारनी पड़ी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेस्ली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया।
फिर 1818 में ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापना की। ये जो फैक्ट थे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ते हैं। इसमें है क्या है, क्षेत्रीय राज। क्षेत्रीय राज में क्या है, पंजाब और मैसूर को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन सा था सम्मिलित, श्रीनगर सम्मिलित था। इसमें कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत जो विकल्प में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, कौन से थे, सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, क्या राजधानी थी, लाहौर थी। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उससे उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हीरे की बात आ रही है। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। कोहिनूर हीरा के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सर्वप्रथम कहाँ पे था, शाह शुजा से मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। किसने कहा था, महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे। उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद मतलब काउंसिल ऑफ रेजेंसी, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 में तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला, अंबाला 1808 में ईस्वी में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। आइए हम आगे देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन था, खड़क सिंह थे।
1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो कौन था? दलीप सिंह था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ, ये कथन सत्य है। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस या फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य हैं। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है महाराजा दलीप सिंह से रिलेटेड, इनको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? तो अंतिम शासक है दलीप सिंह है। महाराजा पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो कौन था? इसमें 2 आंसर हैं, A.H.M. इलियट और D. रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। दोनों ऑप्शन सही है। तो पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मार्शल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। H.M. इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। यानी जितने लोग थे ये सभी सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस क्या है? सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? तो हैदर अली विजयी हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठाओं को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो की युद्ध में हराया, तो कौन सा है? सर एयरकुट ने हराया था। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल एयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो की युद्ध 1 जुलाई 1781 को लड़ा गया था, में हैदर अली को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनवाया। यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो कौन था वो? टीपू सुल्तान ने किया था।
टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ पे? पुल्लीपुर में हराया था। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तब पश्चात टीपू ने हेक्टर मुन्नो की सेना को पुल्लीपुर में नामक स्थान पर हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय, इसका जो फैक्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 का अवशासन श्रीरंगपट्टनम संधि मार्च 1792 में हुआ था द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में मारे गए। टीपू सुल्तान जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो कौन सा है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। अगला देखते हैं फैक्ट, इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 के मध्य हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में हुआ। तो ये हम लोग एक एक करके फैक्ट देखते हैं। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरल्स था। युद्ध में 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। इस दौरान जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 1785 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा और यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की। टीपू की कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मैचिंग द वर्ड। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? देखिए 1765 में हुई थी। मैंगलोर की संधि, मंगलोर संधि कब हुई थी? तो ये 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि, सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। और जो मद्रास की संधि है, मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या है? 4, 2, 1, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए इसमें फैक्ट देख लेते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई और 1784 ईस्वी में
में हुई थी। सालबाई की जो संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में, देखिए यहाँ महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, तो कहाँ पर कराया था? सरधना में करवाया था। बेगम समरू ने कराया था। बेगम समरू जो है 1750 से 1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना जिले में कराया था, गांव में कराया था। अगला देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, ये क्वेश्चन सही नहीं है। बाकी जितने भी हैं सब सही है, देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए, ये भी सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करा, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने संगरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी सही है। यानी पहला हमारा जो ऑप्शन है वो सही नहीं था। तो इसमें देखते हैं, रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर से तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 15 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने सिंगरी मंदिर शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मिर्जा खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल तीसरा जो कथन है वो सही है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। इसमें कुछ फैक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 1792 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी की युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ राय, दुर्लभ तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे, अतः केवल तीसरा कथन ही सत्य है। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगला चैप्टर है। अगला चैप्टर देखेंगे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, और गवर्नर कौन है या वाइस राय है उनके बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। ये हमारे घटना चक्र का चौथा चैप्टर है। ये देखिए चौथा चैप्टर है। अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, तो जिसकी वजह से हम इसको अगले पार्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। तो अगला पार्ट हमारा जो होगा कौन सा होगा? गवर्नर जनरल या वाइस राय। हमारा ये चैप्टर नंबर 4 होगा। हम जल्द ही इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।